अगला क्लास शुरू करते हैं। और अभी तक हमने जो कवर कर लिया है वो हिस्ट्री के अंदर जिसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम ले रहे हैं, और इसमें हमने एंसेंट हिस्ट्री कवर कर ली है और जो उसकी मोटी मोटी चीज़ें वो देखी हैं। फिर उसके बाद हम मिडिवल पे आए थे और उसमें हमने अर्ली मिडिवल देख लिया है। अब हम लेटर मिडिवल को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो अहम अहम चीज़ें हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो लेटर मिडिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, लेटर पीरियड ऑफ मिडिवल हम पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे दिल्ली डायनेस्टी। दिल्ली डायनेस्टी, इसका जो पीरियड है दिल्ली डायनेस्टी का जो माना जाता है वो 1206 से लेकर के 1526 तक इसका पीरियड माना जाता है। 1206 से लेकर के 1526 तक इस पूरे पीरियड में जितनी डायनेस्टी आई दिल्ली के अंदर, अलग अलग कह लीजिए डायनेस्टी ने इसके अंदर राज किया, हुकूमत की, जिसमें पहले नंबर पर सिलेब्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद खिलजी आते हैं, खिलजियों का राज होता है। फिर उसके बाद तुगलक्स आते हैं, उसके बाद सैयद, और फिर लोधी, और फिर उसके बाद मुगल दौर शुरू हो जाता है। उसके बाद लोधियों के बाद मुगल दौर शुरू हो जाता है। तो हम हर एक डायनेस्टी के बारे में विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे और वो अहम अहम पॉइंट हम उनके लेंगे। अच्छा, एक सवाल इसमें भी आ जाता है कि वो बेतरतीब चीजों को पूछ लेते हैं कि खिलजी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, अच्छा सलेब के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, या सैयद से पहले या उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई। तो इसको बेतरतीब याद करने के लिए एक छोटा सा जुमला है कि सारी खजूरें तुम सब ले लो, सारी खजूरें तुम सब ले लो। तो उसमें सा से आपका सिलेब्स हो जाएंगे, खजूर से आपका खजूरों से या खा से खिलजी हो जाएगा, तुम ता से आपका तुगलक हो जाएगा, सा ऐसे आपका तुम्हारा सैयद हो जाएगा, और इसी तरीके से ले लो से आपका लोधी हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा जुमला है चीज को आसान करने के लिए कि हम इसको याद तो करते हैं, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, सिलेब खिलजी तुगलक सैयद लोधी, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा जुमला है, सारी खजूरें तुम सब ले लो, ठीक है। इसको आप जहन में रख सकते हैं, सिलेब खिलजी तुगलक सैयद और लोधी। अब हर एक के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। स्लेव डायनेस्टी, तो अभी तक जो हमने कवर कर लिया है वो है आपका अर्ली पीरियड के अंदर कि इंडिया पर तीन जो हमले हुए, ठीक है, तीन अरब हमले जिसे कहते हैं, सॉरी तीन तीन जो हमले हुए, जिसमें से एक अरब, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, और दो तुर्क थे जिसमें महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी थे। तो आखिर में जब मोहम्मद गौरी की जब एंड हो गया, तो उसने जो आखिरी वक्त आया था, तो उसने अपनी जो हुकूमत थी जिसको सौंपी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। वो उसका क्या था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका कमांडर था। और फिर एक वक्त के बाद क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और खुद अपनी हुकूमत का, या कह लीजिए अपनी डायनेस्टी का वो ऐलान कर देता है। तो इसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, इसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर है। असल में कुतुबुद्दीन की जो पैदाइश हुई, ठीक है, जब उसके पैदा होने के बाद जब वो बालिग हुआ, बड़ा हुआ, तो उसको बेच दिया गया और मोहम्मद गौरी ने उसको खरीद लिया। और फिर उसके बाद क्या करता है कि मोहम्मद गौरी का ये कमांडर बन जाता है। और फिर उसके बाद यानी कह लीजिए उसके एंड में ये उसको सौंप देता है मोहम्मद गौरी सारी चीजें। और ये 1206 के अंदर 1206 के अंदर ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, डिक्लेयर कर देता है कि अब यहाँ से वो राज करेगा दिल्ली पर, ठीक है। यहाँ से उसकी हुकूमत हो जाएगी, ठीक है। ये डिक्लेयर कर देता है 1206 के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसने जो अपनी कैपिटल बनाई वो थी लाहौर। लाहौर को उसने अपनी कैपिटल बनाया, लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया। इस स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं और गुलाम वंश भी कहते हैं। इसका जो पीरियड है 1206 से लेकर के 1290 एडी तक इसका पीरियड है। 1206 से लेकर के 1290 तक ये क्या था, तुर्किस्तान के अंदर पैदा हुआ था और फिर इस तरीके से बेच दिया गया, और फिर इस तरीके से मोहम्मद गौरी के पास ये आ जाता है। ये स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसके कुछ काम है जो कि इनके मुतालिक सवाल किया जाता है, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, कुतुब मीनार है। तो ये तीन चीजें इसने बनवाई। सबसे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो इसने बनवाई दिल्ली के अंदर। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर ये मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है, इसने जो बनवाई है, ठीक है, दिल्ली के अंदर है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर के अंदर है, 2.5 दिन का झोपड़ा
अजमेर के अंदर है, ये आपको अजमेर में मिलेगा। ठीक है, ये उसने बनवाया। इसी तरीके से कुतुब मीनार की इसने तामीर का काम शुरू कर दिया था। तामीर का काम इसने शुरू शुरू कर दिया था, कुतुब मीनार की तामीर का काम। और ये इसने जो कुतुब मीनार बनाया, दिल्ली के अंदर बनाया। प्लस कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया, ये सवाल आपको ध्यान में रखना है कि कुतुब मीनार ने जो कह सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाया, वो किसके उस पर बनाया गया, किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो इसके क्या थे, गाइड थे। इसके जो इसको गाइड किया करते थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो उन्हीं के नाम पर कह लीजिए, उन्हीं की याद में उसने ये कुतुब मीनार बनवाया। तो ये तीन चीजें आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा उसने बनवाया। इसी तरीके से कुतुब मीनार इसने बनवाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। इसके कुछ टाइटल्स हैं। ठीक है, और इसी तरीके से चौथी चीज यहाँ पर है कि उसने इक्ता सिस्टम को क्या किया, कह लीजिए इंट्रोड्यूस कराया, और इक्ता सिस्टम को उसने लागू किया। और इक्ता सिस्टम ये क्या था? ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर जो हुकूमत के अंदर जो लोग कह लीजिए फौजी हुआ करते थे या एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का काम संभाला किया करते थे, तो इस इक्ता सिस्टम के जरिए से उनकी खिदमत की बिना पर उनको जमीनें दे दी जाती थी। और वो उन्हीं की वजह से उन जमीनों की वजह से कह लीजिए, या उनका जो मुआवजा होता था वो जमीनें हुआ करती थी। इस वजह से ये इक्ता सिस्टम इसका नाम रखा गया। इसके टाइटल थे, और इसकी वजह से वो लोग सर्व किया करते थे, कह लीजिए उस हुकूमत के लिए जो हुकूमत पावर में होती थी। टाइटल, इसके जो टाइटल थे, एक मलिक, सिपहसालार भी था। और इसी तरीके से लख बख्श, इसका एक टाइटल जो मशहूर है वो है लख बख्श। लख बख्श इस वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा कह लीजिए सखी था, इस वजह से इसको लोग लख बख्श क्या कहा करते थे। और इसका जो कह लीजिए लकब पड़ गया, वो लख बख्श लकब पड़ गया। ये आप जहन में रखें, लकब पड़ गया इसका लख बख्श। इसके आखिरी वक्त में, जब इसका आखिरी वक्त आया, तो इसकी वफात जो हुई, वो घोड़े से गिरकर किसकी क्या हो जाती है, वफात हो जाती है। 1210 के अंदर कब हो जाती है इसकी वफात? 1210 के अंदर इसकी क्या हो जाती है, वफात हो जाती है, घोड़े से गिर करके। घोड़े से गिर करके इसकी वफात हो जाती है। तो ये आपकी क्या है, स्लेव डायनेस्टी है, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं। इसका पीरियड 1206 से 90 तक शुरू होता है। और ये फाउंडर था कुतुबुद्दीन, इंडिपेंडेंट हो गया गुलाम के बाद। और ये कुछ यहाँ पर इसके 3 कुव्वत इस्लाम मॉस्क, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, और यहाँ पर 3 इसकी कह लीजिए टाइटल, और एक इसी तरीके से इक्ता सिस्टम और इसकी वफात। उसके बाद इल्तुतमिश आ जाती है। ठीक है, इसकी वफात हो जाती है, जिसका फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का। फिर उसके बाद कौन आ जाते हैं, इल्तुतमिश आता है। और इसका पूरा नाम क्या था, शमसुद्दीन इसका क्या नाम था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका नाम था पूरा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये भी गुलाम था, ये क्या था, ये गुलाम था। और किसका गुलाम था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। और फिर ये लेकिन ये गुलाम किसका था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको आजाद कर दिया था, और कह लीजिए इसको सौंप दी थी सारी चीजें। ठीक है, और फिर कह लीजिए इसके हाथ में, कुतुबुद्दीन की वफात के बाद सारी चीजें इसके हाथ में आ जाती हैं। और इस तौर पर कि कुतुबुद्दीन का जो बेटा होता है आराम शाह, यहाँ पर लिखा हुआ है आराम शाह, कुतुबुद्दीन का जो बेटा होता है, ठीक है, उसको कह लीजिए डिफीट कर करके अपने हाथ में पावर ले लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसको रियल फाउंडर कहा जाता है, किसका, दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहा जाता है। हालांकि नॉर्मल फाउंडर पूछा जाए तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, जबकि रियल फाउंडर पूछा जाए, ठीक है, वो कह लीजिए ये होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। वजह क्या है कि इसने जो कैपिटल बनवाया, कैपिटल बनाई इसने लाहौर को शिफ्ट कर करके, इसने दिल्ली को अपनी कैपिटल रखा। और इसको रियल फाउंडर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसने क्या किया कि यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसने जो अपनी अपनी जो कैपिटल बनाई, या जो वहां पर रहता था वो, ठीक है, वो लाहौर के अंदर उसका मामला था। और इसने जो बिल्कुल दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, तो दिल्ली सल्तनत को ही इसने क्या किया, अपनी कैपिटल बनाया। और इसी वजह से इसको कह लीजिए क्या कहा जाता है, रियल फाउंडर कहा जाता है। इसी तरीके से फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इसको कहा जाता है। और इसी तरीके से इसको फर्स्ट सुल्तान, ठीक है, हु वाज रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉग्नाइज्ड बाय द अब्बासी कैलिफेट। ये अभी तक तो ये इसी तरीके से लोग जो राज करते थे, जो सल्तनतें थी, ठीक है, ऐसी राज करती थी। लेकिन एज ए इस्लामिक सल्तनत, इसके पास जो आता है, एक खत आता है, जो कि उस वक्त अब्बासी हुकूमत होती है, अब्बासी हुकूमत होती है, ठीक है, अब्बासी दौर खिलाफत में इसको रिकग्नाइजेशन मिल जाता है कि हाँ, ये हमारी तरफ से आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि आप कह लीजिए इस इलाके के आप यहाँ पर हाकिम हैं, और यहाँ पर आप रूल करें, और आपको इसकी इसकी इजाजत दी जाती है। और वो कौन था, अब्बासी अब्बासी पीरियड के अंदर मंसूर मंसूर की जानिब से
मंसूर की जानिब से उसको रिकॉग्निशन मिल जाती है। और असल में क्या था, ये शुरू शुरू में जब ये कुतुबुद्दीन का जमाना था तो कुतुबुद्दीन ने इसको गवर्नर बनाया था और बदायूं का गवर्नर बनाया था। फिर उसने क्या किया था कि जब उसकी वफात हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो आराम शाह को हरा करके खुद कब्जा इसने कर लिया और इस तरीके से चीजों को ये संभालता है। ठीक है, इसके बारे में भी है कि इसने भी इक्ता सिस्टम को बढ़ाया। ठीक है, इक्ता सिस्टम को इसने भी बढ़ाया, प्लस इसने दो कोइंस जारी किए। एक कोइन था सिल्वर में, एक थी कॉपर में। सिल्वर में जो कोइन थी उसका नाम टंका था, और इसी तरीके से कॉपर में जो कोइन थी उसका नाम था जिटल। ठीक है, जिटल। एक का नाम क्या था, टंका था, और एक का नाम था जिटल जिटल। ठीक है, जिटल ये जी है। ठीक है, जिटल। एक का नाम टंका, एक का नाम जिटल, ये जो कॉपर में थी। ठीक है, प्लस इसने क्या किया, एकता सिस्टम को भी बढ़ाया। ठीक है, और इसी तरीके से इसने मंगोलों के जरिए से जो हमले होते रहे थे उनका दिफा इसने किया। और एक चीज इसने अच्छी की, वो ये कि अभी तक जो अपने वारिस को बनाते थे हाकिम अपने बाद, ठीक है, जिनको मुंतखब करते थे, ठीक है, वली अहद जैसे कि हम कहते हैं, वो करते थे, तो वो अपने बेटों को करते थे। लेकिन इसने अपने बेटों को ना करके अपनी बेटी को उसने नामजद किया, और उसका क्या नाम था, रजिया सुल्ताना। ठीक है, रजिया सुल्ताना को उसने क्या किया, नामजद किया। इस तरीके से इसका ये पीरियड है इल्तुतमिश। तो इसको क्या कहा जाता है, रियल सुल्तान कह लीजिए, रियल फाउंडर कह लीजिए, या फर्स्ट सुल्तान रिकग्नाइज बाय द अब्बासी पीरियड। ठीक है, अब्बासी कैलिफेट। तो ये इल्तुतमिश हो गया। इल्तुतमिश के बाद जैसे कि मैंने बताया, उसने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को क्या कर दिया था, नामजद कर दिया था। जब एक लेडी बनी, ठीक है, तो इनके बारे में आता है कि इन्होंने बड़ी ज्यादा बगावत का सामना किया, क्योंकि लोग इस चीज को कबूल करने के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे कि एक औरत और एक लेडी के अंडर में रह करके वो काम करें, जिसकी वजह से रजिया सुल्ताना को बहुत ज्यादा बगावत का सामना करना पड़ा। और उसका बहुत ज्यादा वक्त इसी बगावत को पेव करने में, इसी बगावत को कह लीजिए खत्म करने में इसका वक्त गुजर गया। और ये रजिया सुल्ताना पहली और आखिरी लेडी हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर क्या किया, राज किया, हुकूमत की पहली और आखिरी। वो कौन है, रजिया सुल्ताना। इसी तरीके से रजिया सुल्ताना के साथ जो बगावत लोग कर रहे थे, तो एक ग्रुप था 40 लोगों का, ग्रुप ऑफ 40, 40 लोगों का ग्रुप था, जिसे चहलगानी का नाम दिया गया। ठीक है, चहलगानी का जिसे नाम दिया जाता था उस टाइम पे। तो ये लोग रजिया सुल्ताना के खिलाफ ये लोग बगावत किया करते थे। तो रजिया सुल्ताना से इस चहलगानी को खत्म किया, प्लस इसने 3 कोइन जारी किए, प्लस इसने 3 लकब अपने लिए रखे। एक तो इल्तुतमिश की बेटी इसने लकब रखा, एक न्याय की रानी, और इसी तरीके से अपना एक लकब इसने रखा सुल्तान ऑफ दिल्ली। नॉट सुल्ताना ऑफ दिल्ली, बल्कि इसने आपको एज अ फीमेल होने के नाते भी इसने अपने आप को सुल्ताना ना कह करके सुल्तान कहा, सुल्तान ऑफ दिल्ली अपने आप को कहा। ठीक है, इस तरीके से रजिया सुल्ताना का ये पीरियड है। रजिया सुल्ताना को बहुत ज्यादा बगावत का सामना करना पड़ा। और फिर रजिया सुल्ताना के बाद कौन आते हैं, नसीरुद्दीन को बना दिया जाता है। रजिया सुल्ताना के बाद नसीरुद्दीन को यहाँ पर बना दिया जाता है। इनके बाद नसीरुद्दीन को बना दिया जाता है रजिया सुल्ताना के बाद। और ये काफी ज्यादा काबिल जिक्र नहीं है। फिर नसीरुद्दीन के बाद जो आते हैं गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन इनके बाद आते हैं। तो गयासुद्दीन बलबन जो है वो अपनी पॉलिसी के जरिए से बड़े मशहूर है। अलग अलग पॉलिसी बनाते थे लोगों के लिए। ठीक है, नई नई पॉलिसी बनाते थे लोगों के लिए, और इसी तरीके से काफी सख्त थे। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, यानी सख्ती से चीजों पर अमल करने और कराने वाले थे। इनका जो मानना था वो डिवाइन किंगशिप था। ठीक है, ये डिवाइन किंगशिप को मानते थे। और डिवाइन किंगशिप क्या है, कि ये कहते थे कि जो एक हाकिम होता है, जो एक कह लीजिए किंग होता है, ठीक है, वो ऊपर वाले का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। लिहाजा इसी वजह से वो अलग अलग तरीके से फरमान जारी किया करते थे। ठीक है, सजदैन पैवोस को इन्होंने जारी किया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने किया, और लोगों को अलग अलग तरीके से अहकाम नाफिज किया करते थे, और अपने आप को बड़ा बड़ा साबित करने की कोशिश किया करते थे। एक चीज ये कि इन्होंने क्या किया, पर्सियन कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया, और इनके कोर्ट और दरबार के अंदर बहुत ज्यादा पर्सियन कल्चर को प्रमोट किया जाता था। ठीक है, साथ साथ इन्होंने जो कोइन जारी किया उसका क्या नाम था, बलबन कोइन। ठीक है, बलबनी कोइन या बलबन कोइन इन्होंने जारी किया, और इनकी वफात हो जाती है 1290 के अंदर। 1290 के अंदर की वफात हो जाती है, 1290 के अंदर। और यहीं पर ये आखिरी कह लीजिए लास्ट था ये बंदा। ठीक है, जिसका स्लेव, लास्ट वन ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, ये स्लेव डायनेस्टी का आखिरी बंदा था, स्लेव डायनेस्टी का आखिरी बंदा ये था। 1290 में इसकी क्या हो जाती है, वफात हो जाती है। होता क्या है कि ये और असल में जो मंगोल होते हैं, मंगोल के किसी हमले में वो ये और इसका बेटा शरीक होते हैं, दोनों शरीक होते हैं।
और दोनों उस जंग के अंदर दोनों मार दिए जाते हैं। और फिर इनके बाद जो गलबा हो जाता है, जो गलबा जिसके हाथ में पावर आ जाती है, वो आ जाती है खिलजी। ठीक है, इनके बाद किसके हाथ में ताकत आ जाती है? खिलजियों के हाथ में ताकत आ जाती है। और वहीं से शुरुआत हो जाती है खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी, तो खिलजी डायनेस्टी का जो पीरियड है, तो हमें देखना है खिलजी डायनेस्टी का जो पीरियड है वो आपका 1290 से लेकर के 1320, 1290 से लेकर के 1320 तक इस खिलजी डायनेस्टी का पीरियड है। और खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर था, जो क्या था, फाउंडर था, वो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ये बहुत ही नर्म दिल था और नर्म 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 लोगों के लिए पॉलिसी बनाता था। ठीक है, और जो बगावत वगैरह होती थी उसको चालबाजी के जरिए से, या कह लीजिए अपने चालाकी के जरिए से उसको खत्म करने की कोशिश क्या कर देता था, काफी हद तक खत्म कर देता था। लेकिन इसका जो खुद का वो भतीजा था, ठीक है, वो इसको कत्ल कर देता है और सारी ताकत अपने हाथ में ले लेता है। नाम तो आपने सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या कर देता है, मार देता है और सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है अलाउद्दीन खिलजी। इस तरीके से अगला जो कह लीजिए खिलजी डायनेस्टी का जो एक हाकिम आता है, एक रूलर जो आता है, वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते हैं, काफी मशहूर अलाउद्दीन खिलजी। और कहा जाता है कि मोस्ट इफेक्टिव रूलर है कहाँ का? दिल्ली डायनेस्टी का। मोस्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ दिल्ली डायनेस्टी इसे कहा जाता है। इसने क्या किया? हाउस खास बनवाया, हाउस खास बनवाया। और इसी तरीके से जमीयत खाना इसने बनवाया। इसी तरीके से इसने अलाई दरवाजा और अलाई मीनार बनवाया। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा इसने बनवाया। ठीक है, और अलाई मीनार इसने बनवाया। और इसको मोस्ट इफेक्टिव इसलिए भी कहते हैं क्योंकि काफी ज्यादा लंबा वक्त इसने गुजारा और काफी ज्यादा इसने काम कराए। अपनी ताकत को जो क्या करता था, सेंटर में ही सेंट्रलाइज किया करता था, कि सारी ताकत सेंटर पे रहे, बटी हुई ना हो, ताकि दूसरे लोग बगावत ना करें, इस तरीके से उसके साथ चालबाजी ना हो सके। इस तरीके से कह लीजिए और भी दूसरी वजूहात हैं कि उसने बहुत सारे काम अंजाम दिए। ठीक है, और इस वजह से इसको कह लीजिए मोस्ट इफेक्टिव रूलर कहा जाता है। तकरीबन कहा जाता है 36 साल शायद इसने क्या की, हुकूमत की, 36 साल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जो है, इसने ये चीजें बनवाई, प्लस इसने टैक्सेस लगाए, एक घराई चराई। ठीक है, एग्रीकल्चर पर, घराई चराई के नाम से टैक्स लगाया। इसी तरीके से इसने मार्केट को कंट्रोल कर लिया था। मार्केट को इसने कंट्रोल कर लिया था कि किस तरीके से किस चीज की कमी है, किस चीज की नहीं है, किसका क्या चीज दाम होना चाहिए, क्या नहीं दाम होना चाहिए। इसने क्या कर लिया था, मार्केट को बिल्कुल कंट्रोल में ले लिया था। प्लस इसने क्या किया, आर्मी को रिफॉर्म कराया, आर्मी को रिफॉर्म किया और आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां लेकर के आया और एक तरीके से सिस्टमेटिक आर्मी इसने बनाई। और जो आर्मी के बंदे थे वो सैलरी बेस्ड इसने लगी। अभी क्या होता था कि मैंने कहा ना कि ये लोग एकता सिस्टम के जरिए से ये लोग चलते थे। ठीक है, जमीनों के जरिए से वो लोग सर्व, जमीनों की वजह से वो लोग सर्व और खिदमत क्या करते थे। लेकिन इसने सैलरी बेस्ड अपने लश्करों को या लश्कर के लोगों को उसने रखा। ठीक है, इसी तरीके से जो फौजी घोड़े थे या फौजियों के जो घोड़े थे, उसने उन पर मोहर लगवाई। क्या लगवाई? उन घोड़ों पर क्या लगवाई? मोहर लगवाई। ठीक है, मोहर लगवाई ताकि पहचान हो सके ये किसके घोड़े हैं। इसी तरीके से इसने क्या बनवाया? सीरी किला बनाया, सीरी किला इसने बनवाया। इसकी जो कैपिटल थी वो सीरी थी। ठीक है, सीरी इसकी कैपिटल थी और ये इसने एक सीरी किला बनवाया। ठीक है, इसके कुछ लोग थे इसके जो करीब रहते थे। एक तो ये क्या था, मलिक काफूर था, जो कि कमांडर था इसका। मलिक काफूर क्या था? कमांडर था, कमांडर था इसका मलिक काफूर। कमांडर था मलिक काफूर, कमांडर था इसका मलिक काफूर। इसी तरीके से नायाब जो उसको मशवरा दिया करता था, 1000 दिनार इसी तरीके से था। इसी तरीके से अमीर खुसरू भी इसके साथ था। हालांकि अमीर खुसरो ने बहुत सारे दूसरे जो रूलर्स आए दिल्ली डायनेस्टी के अंदर, उनके साथ भी वक्त गुजारा है, लेकिन सबसे ज्यादा वक्त इसने जो गुजारा है वो कह लीजिए इसी अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसने गुजारा है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस तरीके से कह सकते हैं कि मलिक काफूर, नायाब, 1000 दिनारी, इसी तरीके से अमीर खुसरू। अमीर खुसरू कौन थे? पोएट थे, एक फिलोसफर थे। इस तरीके से इन्होंने इसके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारा। इसके बाद कह लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के बाद और भी आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मशहूर नहीं है। फिर उसके बाद किसका वक्त आ जाता है? उसके बाद आ जाता है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, जो लास्ट जो हाकिम था इसका खिलजियों का, वो खुसरू खान था। खुसरू खान था। ठीक है, खुसरू खान था। और फिर खुसरू खान के बाद कौन आ जाते हैं? ये तुगलक डायनेस्टी आ जाती है, तुगलक डायनेस्टी आ जाती है। इसका जो पीरियड है उनके बाद से शुरू हो जाता है, 1320 से लेकर के 1414 तक इनका पीरियड शुरू हो जाता है।
तुगलक डायनेस्टी का। इसके जो फाउंडर थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक इसकी कौन थे? फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। और ये अपने आप को मलिक गाजी, गाजी का लकब कहलवाते थे, मलिक का लकब कहलवाना पसंद करते थे। गाजी और मलिक का लकब कहलवाना पसंद करते थे गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने तुगलकाबाद को बसाया, ठीक है, तुगलकाबाद को बसाया दिल्ली के अंदर। इसी तरीके से आपका तुगलकाबाद फोर्ट इन्होंने बनवाया, ये कह लीजिए इनके पीरियड में बना, ठीक है, या शायद मैं अगर सही हूँ तो, वरना इनके जो तुगलक डायनेस्टी इसके उसमें तुगलकाबाद फोर्ट बना। इसी तरीके से पोस्टल सर्विस इन्होंने जारी की। क्या चीज? पोस्टल सर्विस जारी की कि खत वगैरह अगर किसी के आते हैं या किसी तरीके से कहीं पर पहुंचाना हो तो आसानी के साथ पहुंच सके, ये पोस्टल सर्विस इन्होंने जारी की गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसी तरीके से इन्होंने रिवर्स जो थी, जो नदियां थी, इनका रिफॉर्मेशन कराया, रिवर्स वगैरह का इसने क्या किया? रिफॉर्मेशन कराया, ठीक है। तो ये कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। यही क्या थे? फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के। इनके बाद जो उनके बेटे आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद आ जाते हैं, जिनका नाम क्या आ जाता है? फखरुद्दीन जूना। जिनका मुकम्मल नाम था फखरुद्दीन जूना। मोहम्मद तुगलक इनको कहा जाता था, या मोहम्मद बिन तुगलक इन्हें कहा जाता था, ठीक है। मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, इनका जो असल नाम था फखरुद्दीन जूना। इसको नाम को जहन में रखें। इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इसी के दौर में इब्ने बतूता आया। इब्ने बतूता ने जब सैर के लिए हिंदुस्तान जब वो आया तो इन्हीं के दौर में आया था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा कहा जाता था। पागल राजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो भी पॉलिसी लेकर के आता था, ठीक है, कभी कैपिटल चेंज करता था तो वो किसी मसलहत की बिना पर करता था, ठीक है। उसके जहन में कुछ चीजें होती थी, लेकिन किस्मत ऐसी होती थी कि वो चीजें बिल्कुल कह लीजिए उल्टी उस पर पड़ पड़ती थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो सारी पॉलिसी काम नहीं कर पाती है, कह लीजिए, या कह लीजिए कि वो बिगड़ जाती है, मामला बिगड़ जाता है। जो वो सोचता है वैसा नहीं होता है जैसा वो सोचता है। इस वजह से उसको पागल राजा लोगों ने कहा, ठीक है। इसने कैपिटल को चेंज किया, कैपिटल को चेंज किया इसी वजह से, किसी मसलियत की बिना पर। दौलताबाद यानी दिल्ली से इसने दौलताबाद को चेंज किया। फिर बाद में दोबारा इसने अपनी कैपिटल किसको बना लिया? दिल्ली को कैपिटल बना लिया। इसकी करेंसी कॉपर में भी थी, कॉपर में भी इसकी करेंसी थी, और नोट की शक्ल में भी इसकी क्या थी? करेंसी थी। नोट की शक्ल में भी इसकी करेंसी थी, और कॉपर की शक्ल में भी इसकी करेंसी थी। इसने एग्रीकल्चर पर पैसे को ज्यादा इकट्ठे करने की वजह से इसने एग्रीकल्चर पर टैक्स क्या कर दिया? बढ़ा दिया। टैक्स को बढ़ा दिया, टैक्स को इसने बढ़ा दिया। इसे पागल राजा कहा करते थे, ये आप जहन में रखें, ठीक है। मोहम्मद तुगलक। इनके बाद जाते हैं फिरोज शाह तुगलक, मशहूर है ये भी। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने रिवर्स बनवाई, कुएं बनवाए, टैक्स को कम किया। टैक्स को क्या कर दिया इन्होंने? कम किया। जो मोहम्मद बिन जूना ने टैक्स लगाया था एग्रीकल्चर वगैरह पे, एग्रीकल्चर पे इन्होंने क्या किया? टैक्स को कम कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने दारुश शिफा बनवाया, शिफा बनवाया लोगों के लिए। ये क्या था? एक हॉस्पिटल था। दारुशिफा एक हॉस्पिटल था जो कि आम लोगों के लिए क्या लिए खिदमत अंजाम दिया करता था, ताकि लोगों को कोई परेशानी हो तो कम पैसे में या बिना फीस के, या कह लीजिए कम उसमें उनका इलाज किया जा सके और आसानी के साथ उनका इलाज हो सके। तो ये क्या थे? फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने ये सर्विस चालू की कि हॉस्पिटल बनाया लोगों की खिदमत के लिए। इसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बसाया, हिसार बसाया, इसी तरीके से जौनपुर, जौनपुर बसाया। जौनपुर के अंदर जो डायनेस्टी है वो शर्की डायनेस्टी है। जौनपुर के अंदर जो डायनेस्टी है वो क्या है? शर्की डायनेस्टी। सवाल आया है कि विच डायनेस्टी वाज इन द जौनपुर, के लिए शर्की डायनेस्टी, शर्की डायनेस्टी। तो उसने फिरोजाबाद, हिसार और जौनपुर इसने बसाए, ठीक है, इसने बसाए। तो इस फिरोज शाह तुगलक के बाद कह लीजिए और भी लोग आते हैं, और फिर उसके बाद सैयद का कह लीजिए गलबा हो जाता है। और उसके बाद कौन सी आ जाती है? सैयद डायनेस्टी आ जाती है, सैयद डायनेस्टी आ जाती है। इसका जो पीरियड है 1400 शुरू होता है, 1450 तक सैयद डायनेस्टी का पीरियड होता है। इसके जो फाउंडर है खिजर खान, खिजर खान कौन थे? इसके फाउंडर थे। असल में क्या था कि तैमूर जो था, वो मैंने कहा ना कि उसी वक्त से शुरू से ये मुगल जो थे वो हमला करते आ रहे थे दिल्ली पर, या दिल्ली सल्तनत के जो हाकिम थे उन पर, या दिल्ली सल्तनत पर उन पर कब्जा करने के लिए। लेकिन ये जो हाकिम थे उनका दिफा कर लिया करते थे। तो तैमूर था, तो उसने मुल्तान वगैरह पर हमला किया था, और इस इलाके का जो कह लीजिए वहां पर जो गवर्नर कह लीजिए, या वहां पर इस इलाके को जो सौंप दिया था वो खिजर खान को ही उन्होंने, तैमूर ने सौंप दिया था। इसी वजह से ये खिजर खान अपने आप को क्या कहलाता था, या क्या कहलाना पसंद किया करता था? डिप्यूटी ऑफ तैमूर। डिप्यूटी ऑफ तैमूर यानी तैमूर का नायब, अपने आप को तैमूर का नायब कहलाना पसंद किया करता था।
फिर ये उसी उसी इलाके पर क्या कर लेता है, जहां पर इसको तैमूर ने बनाया उसी इलाके पर ये कब्जा कर लेता है, और वहीं से सैयद डायनेस्टी इसकी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे सैयद डायनेस्टी इसकी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। मुबारक शाह इसके बाद आते हैं, जिन्होंने क्या किया, मुबारकबाद बसाया। ठीक है, मुबारकबाद बसाया ये मुबारक शाह। और भी इसके बाद एक दो आते हैं, लेकिन वो ज्यादा कह लीजिए अहमियत के हामिल नहीं है, उनको हम छोड़ रहे हैं। अब हम आगे आ जाते हैं, इनके बाद सैयद डायनेस्टी के बाद हम आ जाते हैं कि लोधी डायनेस्टी पर। लोधी डायनेस्टी पर हम आ जाते हैं, तो लोधी डायनेस्टी का जो पीरियड है वो 1450 से शुरू होता है ये पीरियड, और 1520 तक ये पीरियड चलता है। 1450 से लेकर के 1500 सॉरी 1526 तक, 1520 नहीं बल्कि 1526 तक इसका पीरियड शुरू होता है लोधी डायनेस्टी का। और इसी लोधी डायनेस्टी जहां पर खत्म होती है, वहां मुगलों की शुरुआत हो जाती है, मुगलों की कह लीजिए शुरुआत हो जाती है। इस लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो बहलोल लोधी है। ठीक है, बहलोल लोधी है, लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो बहलोल लोधी है। ये इनके जो लोधीज थे, जितने भी लोधी जो थे, उनका जो ओरिजिन था वो अफगान था, यानी लोग अफगान से आए थे। ठीक है, अफगानी थे ये लोग। ठीक है, अफगानी थे ये लोग, इनका जो ओरिजिन था वो अफगान था। कह दीजिए ये बहलोल लोधी क्या था, फर्स्ट अफगानी था जो कि दिल्ली डायनेस्टी का हाकिम बना, रूलर बना दिल्ली डायनेस्टी का। ये कौन था, बहलोल लोधी। इसी तरीके से बहलोल लोधी जौनपुर जो था ना, जौनपुर, ठीक है, जौनपुर के अंदर जो डायनेस्टी थी, शर्की डायनेस्टी थी। ठीक है, मैंने कहा ना अभी पीछे बताया, जौनपुर के अंदर शर्की डायनेस्टी थी। उसने क्या किया, शर्की डायनेस्टी को खात्मा करके दिल्ली सल्तनत के अंदर, डीडी दिल्ली सल्तनत के अंदर शामिल कर लिया। दिल्ली सल्तनत के अंदर इसने क्या कर लिया, शर्की डायनेस्टी को शामिल कर लिया बहलोल लोदी ने। ठीक है, उसके बाद कह लीजिए इसी तरीके से इसको असल में कहते हैं बहलोल लोदी, गवर्नर ऑफ पंजाब। बहलोल लोदी क्या था, ये गवर्नर ऑफ कहाँ था, पंजाब था शुरू में। बहलोल लोदी गवर्नर ऑफ पंजाब था। ठीक है, इससे पहले जो हाकिम आया था उसका गवर्नर ऑफ क्या था, पंजाब था उसके जमाने में। बहलोली कोइन इसने क्या, अगला एक कोइन इसने जारी किया, वह है बहलोली कोइन। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी आप जहन में रखिए, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी ने जो काम किया जो है वह आगरा, आगरा को इसने कैपिटल बनाया। इसने आगरा को कैपिटल बनाया, आगरा को इसने क्या किया, कैपिटल बनाया। और वहीं से जिसकी वजह से जब इसने कैपिटल बनाया तो और शहर को, आगरा शहर को इसने बसाया, यानी वहां पर लोग धीरे धीरे बसने लगे, आगरा शहर के अंदर लोग बसने लगे और ज्यादा। और इसने कह सकते हैं कि इसने आगरा शहर को बसाया। ये क्या था, सिकंदर लोधी। और इसी तरीके से इब्राहिम लोधी, इस डायनेस्टी का इब्राहिम लोधी आखिरी कह लीजिए वारिस है इस डायनेस्टी का, जो कि जो हाकिम था, आखिरी हाकिम था इस डायनेस्टी का। तो दौलत खान लोधी, ठीक है, इसके चचा थे। ठीक है, तो बहलोल लोधी से कोई, इब्राहिम लोधी से काफी लोग खुश नहीं होते थे, जिसकी वजह से वो लोग इसकी सल्तनत को गिराना चाहते थे, और खुद उसके खानदान के लोग थे, खुद उसके करीबी रिश्तेदार लोग थे, जिसकी वजह से वो इसका खात्मा कह लीजिए इसका खात्मा करना चाह रहे थे। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन पेश पेश थे, वो दौलत खान लोधी जिसके चचा थे वो पेश पेश थे। उन्होंने बाबर को बुलाया, उन्होंने दिल्ली के अंदर बाबर को बुलाया, क्योंकि मंगोल हमला करना चाह रहे थे, तो उन्होंने हमला करने के लिए बाबर को बुलाया। 1526 के अंदर बाबर आता है, और पानीपत की पहली जंग होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली बैटल होती है किसके दरमियान, बाबर और इब्राहिम के दरमियान, जिसमें बाबर क्या हो जाता है, विन विन जीत जाता है। ठीक है, विन, ठीक है, ये बाबर क्या करता है, ये जीत जाता है, इस जंग को फतेह हासिल कर लेता है, और इस तरीके से मुगलों का दौर शुरू हो जाता है 1526 से के बाद से। ठीक है, तो आप ध्यान में रखें, इब्राहिम लोदी आखिरी क्या था, वारिस था या आखिरी हाकिम था। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, इस तरीके से हमने कुछ चीजें हमने देख ली। ये एक तो ये कि जो दिल्ली डायनेस्टी को आज हमने कवर कर लिया, कि दिल्ली डायनेस्टी के अंदर स्लेव खिलजी तुगलक, इसी तरीके से सैयद और आपके लोधी, अलग अलग डायनेस्टी आई। उनका जो पीरियड है 1200 से लेकर के 1526 तक, फिर उनके बाद मुगलों का शुरुआत हो जाती है। और मुगल शुरू से ही दिल्ली डायनेस्टी पर हमला कर रहे थे। तो सबसे पहले जो फाउंडर कह लीजिए, मोहम्मद गौरी के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो किसकी बुनियाद रख देता है, दिल्ली डायनेस्टी की बुनियाद रख देता है, और सबसे पहले अपनी सल्तनत का वहां से आगाज कर देता है। स्लेव डायनेस्टी में से शुरू हो जाती है दिल्ली डायनेस्टी के अंदर। फिर उनके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, उनके बाद खिलजी आते हैं। फिर उनके बाद आपके कह लीजिए खिलजियों के बाद आपके कह लीजिए तुगलक आते हैं। फिर उसके बाद आपके सैयद आते हैं, और फिर उसके बाद आपके
लोधी आते हैं, और फिर उसके बाद से मुगलों की शुरुआत हो जाती है। और हर एक के बारे में छोटी छोटी चीज़ें और मोटी मोटी चीज़ें देख ली, इसमें खास तौर से स्लेव डायनेस्टी को आप ध्यान में रखें। और स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश हो गया, इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, और उनके ज़माने में जो चीज़ें बनी, ठीक है, इस पूरे पीरियड में आप जो आर्किटेक्चर वगैरह का काम हुआ, जो मशहूर मशहूर है, उनको आप जहन में रखें। ठीक है, यहीं पर आज क्लास हम खत्म करते हैं। ठीक है, आगे इंशाल्लाह इसके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मुगलों का दौर शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।